हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मार्केट में अगर सेंसेक्स की बात करें तो 14 स्टॉक्स ऐसे थे जो गिरे और 16 स्टॉक ऐसे थे जो कि ऊपर चढ़कर बंद हुए। अगर निफ्टी की बात करें तो 23 ऐसे स्टॉक्स थे जो कि गिर के बंद हुए और 27 ऐसे स्टॉक्स थे जो कि ऊपर चढ़ के बंद हुए। और एफआईआई और डीआईआई का डेटा देखें तो एफआईआई ने आज अगेन सेलिंग की है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड डीआईआई ने आज बाई किया है 552 करोड़ का, जबकि एफआईआई का ओवरऑल फिगर निकल के आ रहा है 1236 करोड़। अगर आप इंडिसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पीएसयू बैंक ये आज स्टार बना हुआ था। इसने करीब करीब 3.4% की अपसाइड दिखाई है, लेकिन मोस्टली बाकी सारे जो थे सेक्टर वो सब के सब नेगेटिव में ही बंद हुए हैं। तो मार्केट बाय एंड लार्ज नेगेटिव में चल रहा था, जबकि पीएसयू बैंक्स पॉजिटिविटी दिखा रहे थे। अब ऐसा क्या हो गया पीएसयू बैंक में? ऑफ लेट मैं ये देख रहा हूँ कि पीएसयू बैंक काफ़ी अच्छा रनअप दे रहे हैं और इन्होंने अपनी जर्नी शुरू कर दी है। तो आज मैं जो चर्चा करूँगा उसमें कुछ पीएसयू बैंक की भी चर्चा करूँगा और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें फर्दर रनअप जारी रहने की संभावना है और क्या ये एक सही वक्त है कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें। और चर्चा की शुरुआत यूको बैंक से करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज इसने 13.3% की अपसाइड दी है, विच इज अ ह्यूज अपसाइड इन अ डे। एक बार तो इसने अपर सर्किट भी दे दिया था, थोड़े देर अपर सर्किट में रहने के बाद फिर ये वहां से थोड़ा गिर गया, ऑलमोस्ट लाइक 5%। लास्ट 5 डेज को देखें तो आप देख सकते हैं 27% का रिटर्न है। 6 मंथ्स में इसने 88% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करें तो ह्यूज रिटर्न है 273% का। एंड 5 ईयर्स में इसने 152% का रिटर्न दिया है। और जिस तरह का आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा कंसोलिडेट किया था इसने 18 टू 22, और उसके बाद फिर इसने एक नया जंप दिखाया था लास्ट ईयर 2022 में। उसके बाद फिर लास्ट ईयर से लेकर अभी तक ये काफी अच्छा कंसोलिडेशन दिखा चुका है। और 31 के प्राइस को जब इसने क्रॉस किया, मुझे तभी लग गया था कि इसमें एक नया हाई देखने को मिल सकता है। ओनली थिंग इज आई एम नॉट वेरी गंगो और नॉट वेरी बुलिश ऑन पीएसयू सेक्टर, बट द परसेप्शन इज समटाइम्स ब्रोकन। मोदी के रिजीम में ये हुआ है कि इन्होंने पीएसयू सेक्टर में एफिशिएंसी लाना शुरू कर दिया है, और नॉट ओनली इन बैंक बट ऑल्सो इन डिफेंस सेक्टर एंड इन एनीथिंग वेयर एवर गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर, इट इज लुकिंग गुड। एक्सेप्ट अभी तक मेरे को स्टील सेक्टर में देखने को नहीं मिला, जैसे सेल या फिर दूसरी कंपनी है सेल गेल, इन लोगों को छोड़ दे तो। लेकिन बैंक में काफी अच्छा जंप लास्ट ईयर भी देखने को मिला था, और इस साल भी ये कहानी अब यहाँ से रिपीट होती देखने को मिल रही है। तो ये अभी इन्होंने अपने प्रीवियस हाई को इसने क्रॉस किया है, जो कि 37 या 38 के आसपास था। इसका मतलब ये है कि आज 40 पे ये एक अच्छा बाई हो सकता था। और पी रेशियो इसका डेफिनेटली एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू इट्स प्योर। अगर आप स्टेट बैंक और बाकी सारे बैंक की बात करेंगे तो उनका पी रेशियो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन जिस तरह का इसमें मोमेंटम बना हुआ है और जिस तरह का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जो कि हम टेक्निकल एनालिसिस में भी थोड़ी देर में देखेंगे, इसमें यहाँ से भी काफी अच्छा रिटर्न देने की संभावना है। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका स्टेक है 95.5%, and then 1.2% stake is there from LIC, which means total of 97% is gone. Only 3% shares are available in the market, and those are called फ्री फ्लोटिंग शेयर। पब्लिक के पास इतना ही शेयर है, इसलिए अगर कोई लार्ज बाइंग आती है तो वो सिर्फ 3% ऑफ द शेयर के लिए आएगी। और उसका मतलब ये होगा कि इसमें ये जो गति ऊपर की ओर देखने को मिल रही है, ये कंटिन्यूड रह सकती है। अगर एक बार इसने मोमेंटम पकड़ा, मार्केट में शेयर कम है, तो इसका मतलब है ये मोमेंटम इस प्राइस को कहीं भी लेके जा सकता है। अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन ये वॉल्यूम कितना ज़्यादा है। अभी तक के पुराने जितने भी वॉल्यूम थे उससे काफ़ी ज़्यादा है, 44 मिलियन वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके मूविंग एवरेज की बात कर ले तो जो करंट प्राइस है ना, ये सारे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। 5 डेज, 10 डेज, 12 डेज, 20 डेज, या फिर आप 200 डेज का, 100 डेज का, 50 डे का ये 32 था, 26 डे का ये 34 था। तो जब प्राइस जो है सारे मूविंग एवरेज को क्रॉस करे ना, उसको कहते हैं हम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज। जब ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो ये एक बाय सिग्नल होता है। जस्ट दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेक्निकल एनालिसिस, आपको मिक्स करना है फंडामेंटल को टेक्निकल के साथ। बहुत सारी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है, लेकिन आप उसको अगर परफेक्टली टाइम करना जानते हो तो आप अपने रिटर्न को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। अभी इसका जो प्राइस है, आज इसने जंप बहुत अच्छा दिखाया है। अगर आने वाले कुछ दिनों में इसमें थोड़ा करेक्शन आता है तो आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। अगेन नॉट फॉर द वेरी लॉन्ग टर्म, अगेन इस मोमेंटम को राइड करो, हो सकता है नेक्स्ट 1-2 मंथ्स या 3 मंथ्स तक चले। आप इस मोमेंटम को राइड करो, पैसे बनाओ और निकलो। इसके बाद क्या है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, वेबसाइट भी बता रहा है कि ये बुलिश है।
और अगर हम इसके फंडामेंटल्स को देखें तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहते हैं और बशर्ते कि मोदी जी वापस आते हैं, अगर वो वापस आ गए हैं तो आप इसमें बने रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मोदी जी अगर नहीं आते हैं तो फिर अदानी ग्रुप हो या फिर डिफेंस स्टॉक हो या फिर ये सारे बैंक वाले स्टॉक हो या फिर रेलवे के स्टॉक्स हो, इन सब में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये कहीं ना कहीं आपके गवर्नेंस से भी जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है पीएसयू सेक्टर को, रेलवे सेक्टर को, डिफेंस सेक्टर को, उसके पीछे क्या पॉलिसीज लेकर के आ रही है। ईवी सेक्टर को भी गवर्नमेंट अच्छा सपोर्ट कर रही है। दे आर ऑल रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। पहले के जो गवर्नमेंट थे उसमें पीएसयू सेक्टर पे इतना ज्यादा फोकस नहीं था और इसलिए ये सेक्टर जो थे काफी लैकलस्टर थे। इनमें कभी भी बहुत ज्यादा आपको जंप देखने को नहीं मिलता था एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये हमेशा एक रेंज बाउंड होते थे और बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो इसमें होते ही नहीं थे। लेकिन अभी हम वो थोड़ी सी वो सिनेरियो मुझे चेंज होते नज़र आ रही है। अगर हम इसका रेवेन्यू देखें ऑन एनुअल बेसिस तो आप देख सकते हैं मार्च 21 ऑनवर्ड्स इट इज़ कंटिन्यूसली गोइंग अप। एंड अगर हम इसको प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म में देखें तो यहाँ भी आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। ये देखो आप कितना अच्छा जंप दिखा रहा है। ईच ईयर इट्स गेटिंग डबल्ड। प्रॉफिटेबिलिटी 145 का था, नॉट डबल्ड, माय गुडनेस, इट इज़ 145 टू 894 नेक्स्ट ईयर। बहुत लंबा जंप हुआ तो इसलिए ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इसमें, जिसके चलते इसका पी थोड़ा एक्सपेंसिव बना हुआ है। 894 करोड़ टू 1826 करोड़, ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल हुआ है 22 से 23। बट उसके पहले तो ये 6-7 टाइम्स तक बढ़ गया था। और एक आपको इंटरेस्टिंग रेशियो दिखाता हूँ जिसको कि हम कहते हैं प्राइस पेग रेशियो। और एक इंटरेस्टिंग चीज और दिखाता हूँ। पेग रेशियो अगर आपको मालूम है, जो कि पी रेशियो टू इट्स ग्रोथ, इन दोनों का कंपैरिजन करता है। अगर आपका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन कंपनी का ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, ऐसा है कि पी रेशियो जैसे इस साल 100 है, ओके, एंड सेक्टर का रेशियो 50 बना हुआ है, लेकिन वो कंपनी डबल टाइम अर्निंग दे रही है नेक्स्ट ईयर, ऐसा लग रहा है। पिछले पास्ट में भी उसने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया, इन फ्यूचर में भी दिखाएगी। तो होगा क्या है कि नेक्स्ट टाइम प्राइस टू अर्निंग क्या होता है, प्राइस बाई अर्निंग, एंड देन अर्निंग जो है अगर वो फास्ट ग्रो कर रहा है नेक्स्ट टाइम 2 टाइम्स हो जाता है तो पी रेशियो अपने आप ही हाफ हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ गया 2 टाइम्स से। सो क्या होता है कि ग्रोथ जब ज़्यादा हो ना तो पी रेशियो भी उस हिसाब से पहले ही मार्केट फैक्टर इन करके उसको एक्सपेंसिव कर देता है। इस केस में भी देखो कंपेयर टू अदर बैंक्स इसका पी रेशियो 27 के आसपास बना हुआ है, लेकिन इसका पेग रेशियो देखो कितना अच्छा है 0.3, विच मीन्स कि क्या है कि ये जो ग्रोथ दिखा रहा है पी रेशियो के हिसाब से ये 1 के नीचे है। अगर 1 से ज़्यादा होता ना पीजी रेशियो, अगर 1 से ज़्यादा है तो फिर प्रॉब्लम की बात है, 1 के नीचे कम है तो ये अभी भी अट्रैक्टिव बना हुआ है एज पर इट्स ग्रोथ। तो आप इसको अपने माइंड में रख सकते हैं। ऑफकोर्स थोड़ा मैंने बता दिया। इसके बाद हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। एंड ऑन द टेक्निकल चार्ट आप देख सकते हैं कि आज वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था। देखो आप कितना ज़्यादा वॉल्यूम है। सो ऑन वॉल्यूम इट इज़ गोइंग अप विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसका जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था आप देख सकते हो, राउंडिंग बॉटम बनाया इसने और रेजिस्टेंस जो 38 का बना हुआ था उसको क्रॉस किया ऑन अ वेरी लॉन्ग कैंडल। आप देख सकते हो ये लॉन्ग ग्रीन कैंडल है। उसके बाद आज फॉलो अप बाइंग आई है फिर से। आज इसने अपर सर्किट भी लगाया है तो हो सकता है कि ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो आप इसमें अगर इसमें थोड़ा करेक्शन का वेट कर लीजिए, 42 तक आता है या 40 तक आता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अगेन फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म फॉर 3-4 मंथ्स, बट इवन इफ यू वांट टू बी इन इट फॉर लॉन्ग टर्म देन यू कैन इन्वेस्ट गिवन द थिंग्स कि मोदी रेजिम वापस से रिज्यूम होनी चाहिए। सो विद दैट आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी को हम जल्दी कवर करेंगे। इसका नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक एंड अगेन इन द सेम कैटेगरी एज दैट ऑफ द प्रीवियस कंपनी यूको बैंक, लेकिन यहाँ भी आपको सिमिलर सी एनालिसिस देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 96% का स्टेक है एंड एलआईसी के पास 1.2% का स्टेक है, विच मीन्स कि पब्लिक के पास तो बहुत ही कम है 2.2%। सो अगेन इस पे अच्छे से प्ले किया जा सकता है। अगर मोमेंटम ये पकड़ता है तो ये भी काफ़ी ऊपर जाएगा। और यहाँ भी आप देख सकते हैं एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। रिसेंट क्वार्टर में थोड़ा स्लम्प देखने को मिल रहा है। एंड अगर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये भी आपको कंटिन्यूअस ऊपर जाती दिखेगी। स्लो है एज कम्पेयर टू यूको बैंक, ये थोड़ा स्लो ऊपर जा रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म में बात करें तो एज कम्पेयर टू यूको बैंक जहाँ की ये 5 या 6 टाइम्स बढ़ गया था लास्ट ईयर 2021 से 2022 में, यहाँ पे ये डबल होता दिख रहा है आपको। लेकिन 2022 से 2023 ये थोड़ा म्यूटेड है, ऑलमोस्ट लाइक 23% का चेंज देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अगर आप चेंजेस में देखें तो आप देख सकते हैं यस 23% का चेंज है एंड लास्ट ईयर ये 125% से बढ़ा था। तो दोनों में बेटर बेट
बेट मुझे जो लग रहा है वो यूको बैंक है। ऑफ कोर्स इसमें जो फ्री फ्लोटिंग शेयर है वो और भी कम है, 2% के आसपास है, तो इसमें अगर मोमेंटम पकड़ता है तो ये और ज़्यादा तेजी से मोमेंटम पकड़ेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले बार भी ये काफ़ी अच्छे वॉल्यूम पे बढ़ा था, फिर एक लंबा कंसोलिडेशन दिखाया है इसने 1 साल का, और अब फिर से वॉल्यूम पे ये ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। आज इसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जो कि 36 पे बना हुआ था उसको क्रॉस कर दिया है आज, या कल क्रॉस किया था, आज ये तो और ऊपर गया है और आज इसने भी काफ़ी अच्छी ऊंचाई दिखाई है। पी जो है पहले जो इसका पी गया था वो 35 तक गया था, और अभी भी पी जो है इसका 33 या 35 पे बना हुआ है। तो पी स्लाइटली एक्सपेंसिव है, यूको बैंक से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो ऑफकोर्स यूको उससे बेटर बेट मुझे मालूम पड़ता है। आप इस दोनों कंपनी के एनालिसिस कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए। मुझे ओवरऑल दोनों ही कंपनी अच्छी लग रही है एज पर द टेक्निकल एनालिसिस एंड द फ्री फ्लोटिंग शेयर दैट इज देयर। यू कैन राइड दिस वेव फॉर द शॉर्ट टर्म एंड फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो यू कैन स्टे इन्वेस्टेड इफ यू वांट, डिपेंडिंग ऑन वेदर गवर्नमेंट स्टेज इन पावर और नॉट। और इसके बाद बात करने वाला हूँ इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में। इसके पहले भी मैंने इसके बारे में बात की है अबाउट 2 वीक्स बिफोर, अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखते होंगे तो आपको पता होगा। और तब मैंने बताया था जब ये 42 पे था कि ये यहाँ से रिवर्सल दे चुका है और थोड़े कंसोलिडेशन के बाद ये फिर कंटिन्यू कर सकता है अपनी अपवर्ड जर्नी, और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आज इसने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ, अगर आप वॉल्यूम देखो यहाँ पे, तो इसने एक अपसाइड जंप दिखाया है ऑलमोस्ट लाइक 11-12% का, और इसने अपना जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था इसका 44 के आसपास, उसको क्रॉस करके कंफर्टेबली उसके ऊपर बंद हुआ है। अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसके बाद आ रहा है वो 48 का आ रहा है, उसको अगर ये क्रॉस कर जाता है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 55 का, और 55 के बाद ये एक नई राह पकड़ लेगा। प्योरली बेस्ड ऑन द टेक्निकल एनालिसिस आई एम टेलिंग यू, कंपनी इटसेल्फ इज फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, यू कैन स्टडी अबाउट इट। कंपनी ट्रेवल बुकिंग के सेक्टर में काम करती है और स्पेसिफिकली कन्वीनियंस चार्ज नहीं लेती है। इफ यू लुक एट मेक माई ट्रिप एंड अदर कंपनी इन दिस सेक्टर, यात्रा इज ऑल्सो bringing its IPO and all of those companies are expensive as compared to Ease My Trip। यात्रा से ही अगर मैं इसका कंपैरिजन कर लूँ पी टर्म में, तो आपको यात्रा ज़्यादा एक्सपेंसिव देखने को मिलता है, ईज माई ट्रिप इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो आज इसने काफ़ी अच्छा अपसाइड एक जंप दिखाया है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि एक राइट एंट्री पॉइंट बन सकता है 44 के आसपास। बिल्कुल आप चाहें तो कल इसमें थोड़ा स्टेक ले सकते हैं एज पर योर रिस्क प्रोफाइल एंड यू कैन राइड दिस रैली फ्रॉम हियर ऑनवर्ड। इसके बाद हम इसके फंडामेंटल्स को एक बार चेक कर लेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और अगर इसके होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास 71.3% की होल्डिंग अभी भी बनी हुई है, FII के पास 23% की होल्डिंग है एंड DII इसमें कहीं भी नहीं है 2.4%। अब DII आने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब इसने प्राइस जंप दिखाना शुरू कर दिया है। और अगर आप हिस्टोरिकल होल्डिंग देखें तो आप देख सकते हैं FII ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी टिल लास्ट ईयर जून 2022, उसके बाद ये एक कंसोलिडेशन फेज में था तो बहुत ज़्यादा घटाई नहीं इन्होंने, लेकिन हाँ मामूली सी एक गिरावट देखने को मिल रही है और म्यूचुअल फंड या DII बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव नहीं देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसके फंडामेंटल नंबर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो आप देख सकते हैं इन चार्टिकल फॉर्म की एवरी ईयर इट इज़ गोइंग अप। मार्च 2021 में ड्यू टू कोविड ये थोड़ा डाउन हुआ था, बट उसके बाद नेक्स्ट ईयर ही ये डबल हो गया, और मार्च 2023 में भी आप देखें दिस ईयर तो अगेन ये डबल हो गया है। तो ऑलमोस्ट 100% की अपसाइड ईच ईयर ये दिखा रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। एंड लास्ट 3 ईयर्स का अगर आप CAGR ग्रोथ देखें तो ऑफकोर्स ये 37% विच इज़ वेरी हाई से इस पे बना हुआ है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो आप कितना अच्छा है, 158% का CAGR ऑपरेटिंग प्रॉफिट के टर्म में देखने को मिल रहा है। ये देखो आप 43 करोड़ से 132 करोड़ और 132 करोड़ से ये 2023 में 175 करोड़ का हो गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी के साथ ऊपर जा रहा है। 61 करोड़ था 2021 में, जहां से बढ़ के 105 करोड़ हो गया, और उसके बाद 2023 में ये 134 करोड़ का हो गया है। ये 2023 में थोड़ा सा म्यूटेड था एज कम्पेयर टू प्रीवियस ग्रोथ दैट यू कैन सी, एंड दैट्स व्हाई यू हैव सीन दिस प्राइस कंसोलिडेशन। प्लस द फाउंडर पिट्टी ही इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग अदर बिजनेस अवेन्यूज, जिसके चलते इन्वेस्टर को ये पसंद नहीं आया कि जब तक आप एक कंपनी में फोकस्ड रहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक साथ आप मल्टीपल बिजनेस अवेन्यूज पे फोकस करोगे तो आपका कहीं ना कहीं एक कंपनी पे जो अटेंशन था वो कहीं लूज होगा। तो इसको देखते हुए इसमें वो ऑफ लेट थोड़ा स्लम्प देखने को मिला था, बट जिस तरह का जंप आज देखने को मिला है स्पेसिफिकली ऑन वॉल्यूम, यहाँ से ऊपर जाने की काफ़ी संभावना बनी हुई है। आप चाहें तो अपने रिस्क के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स डू योर ओन एनालिसिस, दिस इज जस्ट माई एनालिसिस। और इसके बाद बात करूंगा टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं आज ये 1% के अपसाइड के साथ बंद हुआ है। एक महीने की बात करें तो 3% की अपसाइड है। 1 ईयर की बात कर ले तो 50% का यूज़ रिटर्न दे दिया है कंपनी ने, और
लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो 155% का रिटर्न है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबे टाइम तक ये 489 और उसके बाद 400 तक इस रेंज में था। उसके बाद 2 महीने पहले इसने उस रेंज को क्रॉस किया और एक नई हाई बनाई 650 की। 650 पे आने के बाद ये अगर आप देखें तो वहाँ से थोड़ा करेक्शन दिखाया इसने 7-8% का, एंड 610 या 607 पे जाने के बाद वापस वहाँ से ये ऊपर की ओर चल पड़ा है। आज ये 640 पे है, लेकिन जैसे ही ये 650 को क्रॉस करता है तो आप यहाँ से एक नई ऊंचाई देख सकते हैं। हो सकता है 700 को क्रॉस करता हुआ ये आपको दिख जाए, और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो है इनके फंडामेंटल्स चेंज हो गए हैं रिसेंटली। और जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले दशक में फॉर नेक्स्ट 10 years ईवी सेक्टर इज गोइंग टू बूम, एंड ऑल दीज कंपनीज, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, all of these companies are going to get benefited, usually I would say usually benefited out of it। तो इसका फ़ायदा इस कंपनी को देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रही है ईवी सेक्टर में, उसके बारे में डिटेल से एनालिसिस किसी और वीडियो में करेंगे। अभी हम इसके टेक्निकल चार्ट को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है। रिसेंटली इसने 650 का हाई लगाया था और आज ये फिर से 647 को टच करके 640 पे बंद हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में ये 647 को ऊपर की ओर निकाल सकता है और उसके बाद एक नई रैली यहाँ से शुरू हो जाएगी जो कि इसको 700 प्लस लेकर के जा सकता है। तो आप शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव प्लस लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईवी सेक्टर का जो आउटलुक है वो काफ़ी पॉजिटिव है और उसका फ़ायदा इस कंपनी को हेविली मिलेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं 2015 एंड 2016 इन 2 सालों में प्रीवियस हाई इसने बनाया था 600 का, जिसको कि ये कंफर्टेबली अभी क्रॉस कर चुका है। उसके ऊपर काफ़ी वक्त गुजार चुका है। तो जब ये प्रीवियस हाई को और मल्टी ईयर प्रीवियस हाई को ये क्रॉस कर चुका है तो आप समझ सकते हैं यहाँ से ये किस ऊंचाई पे जाएगा। मैं नहीं बता सकता, 1000, 1200 कहीं भी जा सकता है। एंड ये जो फॉल आपको देखने को मिल रहा है ये इसलिए था कि जैगुआर का एक एक्विजिशन हुआ था 2015-16 के आसपास, जिसके चलते ऑफ कोर्स जैगुआर उस समय प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं थी, तो वो लॉसेस इसके भी अकाउंट में दिखने लगे। और जैगुआर को प्रॉफिटेबल बनाने के बाद और खुद भी टाटा मोटर्स अभी जो है काफ़ी प्रॉफिटेबल है, तो उन दोनों को अब कंबाइन कर दे, दोनों ही कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है, फंडामेंटल्स में चेंजेज आ चुके हैं। तो ये जो है आने वाले दशक में ये कंटिन्यूड रहेगी और इसलिए अब कोई रिस्क नहीं है देखा जाए तो। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर ऑलरेडी इसको पहले से समझ चुके हैं और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एफआईआई की होल्डिंग बढ़ती जा रही है कंटिन्यूअसली एंड डीआईआई की भी होल्डिंग बढ़ती ही जा रही है। इसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल को चेक करें तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू फिगर ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना हुआ था फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, बट दिस ईयर मार्च 2023 इट हैज गॉन अप बाय 25%। जैसा कि आप यहाँ देखो ये 25% से ऊपर गया है और ये कंटिन्यूड रहेगा आने वाले टाइम में भी, क्योंकि ईवी सेक्टर पे भी फोकस है और ये प्रॉफिटेबल हो चुकी है। और जैसा कि आप देख सकते हो फ्रॉम ईयर 2019 ऑनवर्ड्स इट वाज मेकिंग लॉसेस till last year where it showed some profit 2414 crore एंड ट्रेडिंग 12 मंथ के बेसिस पे इस साल देखें तो ये ह्यूज जंप आपको देखने को मिल रहा होगा 10,623 करोड़। सो एक टर्न अराउंड स्टोरी है, मल्टी ईयर हाई को इसने क्रॉस कर दिया है एंड इस मोमेंटम पे अगर ये बना रहा तो यहाँ से यूज रिटर्न आपको दे सकता है। और अगर हम इसका टेक्निकल को देखें तो आप देख सकते हैं जो प्राइस अभी बना हुआ है वो इसके अपने जितने भी मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही है। 5 डे का मूविंग एवरेज 630 है, 50 डे का मूविंग एवरेज भी 620 है, 100 डेज का 581 है। इसके ऊपर प्राइस चल रहा है और कंफर्टेबली चल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये मोमेंटम फर्दर जारी रह सकता है। सो विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड इट एंड आई वुड से दैट इफ यू वांट टू मेक इन्वेस्टमेंट इन टाटा मोटर्स you can do so. Again, it is my analysis. Do your own analysis and then take a decision. And if you happen to like my video, kindly give it a thumbs up and also subscribe to my channel. Thank you.